ये इस मानहवा का दूसरा सीजन है, इसलिए अगर आपने अब तक इसका पिछला सीजन नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर पहले उसे देख लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए द डिवाइन सर्जन मानहवा का दूसरा सीजन स्टार्ट करते हैं। एक नई सुबह के साथ नए दिन की शुरुआत हो जाती है। बर्ड्स भी अपनी फैमिली के साथ इस नए दिन का आनंद उठा रहे थे। जंगल के बीच एक इन की चिमनी से धुआं उठ रहा था। वनहुआ भी जाग चुका होता है। वो जल्दी से तैयार होने लगा। वो चेन गुई के कहे मुताबिक उनके अंकल का इलाज करने के लिए इंपीरियल सिटी जाने के लिए निकल पड़ा था। ओबो और बियॉन भी तैयार होकर दरवाजे पे ही उसका इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों ही साथ में घोड़े पर सवार होकर अपनी जर्नी पर निकल पड़े। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है। लॉर्ड यू घोड़े के साथ एक पेड़ के पीछे छिपा कुछ देख रहा होता है। उसने दूर जा रहे वनहुआ को देखकर सोचा कि अभी लोयांग पहुंचने में उन्हें काफी वक्त लगेगा। अगर मैं इन्हें ऐसे ही धीरे धीरे फॉलो करता रहा तो मुझे कभी ना कभी एक मौका तो मिल ही जाएगा। इतना सोच वो अपने घोड़े पे सवार हो गया। फिजिशियन वनहुआ ही अब उसकी आखिरी उम्मीद है। तभी उसे अपने पीछे कुछ फील हुआ। उसे दूर झाड़ियों के बीच कुछ बंदे तेजी से वनहुआ की ओर बढ़ते दिखे। उन बंदों का फुटवर्क काफी स्किलफुल था, लेकिन लॉर्ड यू ने उनका ये प्रेजेंस छिपाने वाला फुटवर्क पहचान लिया था। ये कैट स्टेप्स नाम का फुटवर्क था। ये टाइपिंग कल्ट के एनफोर्समेंट्स के द्वारा यूज करी जाने वाली एक्सक्लूसिव टेक्निक थी। थोड़ी देर बाद वनहुआ और दोनों डिसाइपल्स एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। उन्होंने वहां बैठकर थोड़ी देर आराम करते हुए लंच करने का डिसाइड किया। ओबो और बियॉन को भी ये खाना काफी डिलिशियस लगता है। तभी वनहुआ को किसी की तेजी से अपनी तरफ आने की आवाज सुनाई दी। लॉर्ड यू ने तेजी से वहां आते हुए उसके सामने अपना घोड़ा रोक दिया। वनहुआ भी किसी अनजान शख्स को देखकर अपनी तलवार पकड़ते हुए सतर्क हो जाता है। तभी लॉर्ड यू ने अपने घोड़े से नीचे उतरते हुए उससे पूछा कि क्या वही फिजिशियन वनहुआ है। वनहुआ ने उससे खुद की पहचान बताने को कहा। लॉर्ड यू ने उसे ग्रीट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो 5 काउंटी नाम के ईन का ओनर है। वनहुआ उससे उसकी यहां आने की वजह पूछने लगा। लॉर्ड यू ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि अभी हमारे पास ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ हथियारबंद लोगों को एक शॉर्टकट रास्ता लेकर आगे के इंटरसेक्शन की ओर जाते हुए देखा है। वनहुआ उसकी बात सुनकर चौंक गया। वहीं लॉर्ड यू सोचने लगा कि मुझे पक्का यकीन है कि वनहुआ का पीछा कर रहे वो लोग टाइपिंग कल्ट के ही मेंबर्स थे, और ऊपर से वो लोग हाईली स्किल्ड असैसिन्स हैं। वो कम से कम सेकंड क्लास के एनफोर्समेंट्स तो होंगे ही। अगर मैंने वनहुआ को उनके बारे में आगाह करके उन लोगों से भिड़ने से बचा लिया तो शायद वो मेरा इलाज कर दे। तभी वनहुआ उससे बोलने लगा कि अगर तुम 5 काउंटी ईन के ओनर हो तो तुम पक्का वही इंसान हो जिसने कुछ दिन पहले हाउस विजिट के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। ऐसा हो सकता है कि खुद का इलाज करवाने के लिए मेरा पीछा करते वक्त तुमने उन हथियारबंद लोगों को देख लिया हो, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसे बंदे पर भरोसा क्यों ही करूं जिसने अपनी स्लीव्स में हथियार छिपा रखे हों। लॉर्ड यू भी उसकी बात समझकर बोलने लगा कि उसे गलत फहमी हुई है। इतना बोलकर उसने अपनी स्लीव से 3 खंजर निकालकर जमीन पर रखते हुए बताया कि मेरे पास बस इतने ही हथियार हैं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो मैं अपने कपड़े भी उतार सकता हूं। वनहुआ ने वापस जाते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे पास वही 3 खंजर देखे थे। लॉर्ड यू ने भी उसे खुद पर यकीन करने के लिए थैंक यू बोला और मन ही मन वनहुआ की तेज नजरों की तारीफ करने लगा। फिर वनहुआ ने अपने घोड़े पर बैठते हुए लॉर्ड यू से वापस मुड़ने के लिए कहा। वो बोलने लगा कि अगर आगे असैसिन्स खड़े हो तो हमें उनके बिछाए जाल में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, और साथ ही मैं तुम्हारी बीमारी भी जानना चाहता हूं जिसकी वजह से तुम्हें यहां तक आना पड़ा। लॉर्ड यू ने भी उसे इसके लिए थैंक यू बोला। फिर वो वनहुआ के साथ जाते हुए बताने लगा कि मैंने हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन से अपना पीछा छुड़वाया है, लेकिन उन कमीने लोगों ने मुझ पर एक कर्स डाल दिया है। उस कर्स के चलते अगर मैं हर 6 महीने में एंटीडोट ना लूं तो मुझे सिर दर्द होने लगेगा और मैं मर जाऊंगा। किस्मत से मेरे हाथ उस एंटीडोट की कुछ बॉटल्स लग गई थीं, लेकिन अब वो ज्यादा नहीं बची है, इसीलिए मैं बेशर्मों की तरह तुम्हारे पास आया हूं। वनहुआ भी उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। उसने मन ही मन कहा कि अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि ये बंदा सच बोल रहा है तो इसे पक्का किसी चीज का एडिक्शन है और इसे डिटॉक्स लेना पड़ रहा है। लेकिन ये बात अजीब है कि उसे जिंदा रहने के लिए इसे कंटिन्यूअसली लेते रहना पड़ता है। ये बोल रहा है कि इसे किसी चीज से टॉक्सिसिटी हो रही है और इसलिए उसे कंटिन्यूअसली डिटॉक्स लेना पड़ता है। आखिर ये डिटॉक्स किस तरह का है? इतना सोच वनहुआ ने लॉर्ड यू से खुद को वो डिटॉक्स मेडिसिन दिखाने के लिए कहा। लॉर्ड यू भी उसकी बात सुन अपनी जेब से वो डिटॉक्स मेडिसिन निकालने लगा। वो वनहुआ से उस मेडिसिन को संभाल के हैंडल करने को बोल उसके हाथ में दे ही रहा था कि वो पिल नीचे गिरने लगी, लेकिन लॉर्ड यू ने तुरंत ही अपने रिफ्लेक्स दिखाए। उसने तुरंत ही नीचे झुककर उस पिल को कैच कर लिया। वो हाँफते हुए बोलने लगा कि ये मेडिसिन मेरे लिए 6 महीनों की जिंदगी के बराबर है, प्लीज इसे संभाल के हैंडल करो। वनहुआ उसे अपोलोजाइज करने लगा। लॉर्ड यू ने वो मेडिसिन वापस रखते हुए कहा कि वो उसे ये मेडिसिन घोड़े से उतरने के बाद दिखाएगा। वनहुआ ने भी उसकी बात से अग्री कर लिया, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था।
उसने लॉर्ड यू को देख सोचा कि ये एक हाई लेवल मास्टर है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह आराम करने के लिए रुक गए। वनवा ने लॉर्ड यू को बताया कि सबसे पहले वो उसकी पल्स चेक करेगा। वो पल्स चेक करते हुए सोचने लगा कि इसकी पल्स की स्थिति तो एकदम नॉर्मल है, इससे तो कोई बीमारी का पता नहीं चल रहा। अगर ये किसी चीज से एडिक्टेड होता तो मुझे स्ट्रांग पल्स फील होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन उसे डिटॉक्स लेना पड़ता है, इससे ये तो पक्का है कि इसे किसी चीज का एडिक्शन है। और अगर उसे पीरियोडिकली डिटॉक्सिफाई करना पड़ता हो तो इसका मतलब होगा कि इस एडिक्शन की वजह दूर नहीं हो रही। और मुझे नहीं लगता कि ये जिस चीज को डिटॉक्स बोल रहा है वो वाकई में डिटॉक्स है। अगर ये कोई हैवी मेटल या फिर रेडियो एक्टिव ना हो तो उससे पीरियोडिक एडिक्शन नहीं हो सकता। उल्टा इस एडिक्शन की असली वजह शायद कोई नशीली चीज हो सकती है। इतना सोच वोनवा ने लॉर्ड यू से कहा कि मुझे उस डिटॉक्स को देखना पड़ेगा। लॉर्ड यू ने भी वो डिटॉक्स पिल वोनवा को दे दी। वोनवा उस पिल को ध्यान से देखने लगा। उसने सबसे पहले इस मेडिसिन के बारे में पता लगाने का सोचा। वो ओबो और बियॉन्ड से डिस्टिल्ड वाटर मांगने लगा। वहीं अपने हथेली में छूटे उस पिल के कुछ टुकड़ों को देखते हुए लॉर्ड यू के हाथ कांप रहे थे। वो लार टपकाते हुए उसे चाटने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा करते देख वो तीनों ही हैरान रह गए। तभी लॉर्ड यू उनसे माफी मांगते हुए बोलने लगा कि वो ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। वोनवा पूछने लगा कि क्या वो वाकई खुद को रोक नहीं पाया। लॉर्ड यू उसे हाँ में जवाब देते हुए कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी अचानक उसे अपनी छाती में तेज दर्द होने लगा। वो दर्द के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वोनवा भी उसकी ऐसी हालत देखकर चौंक गया। तभी लॉर्ड यू बोलने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं जब भी डिटॉक्स लेता हूं तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है। हार्ट में इतना दर्द होना मेरे लिए आम सी बात है। वनवा उसे पकड़ते हुए सोचने लगा कि ये बंदा अभी अपने होश में नहीं है। मुझे सबसे पहले एक्सरे विजन का यूज करके इसका हार्ट चेक करना होगा। लेकिन अपना एक्सरे विजन ओपन करते ही उसे एक बड़ा सा सेंटीपीड दिखाई दिया। वो लॉर्ड यू के हार्ट से लिपटा पड़ा था। वोनवा किसी की बॉडी के अंदर एक सेंटीपीड देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी की बॉडी के अंदर एक सेंटीपीड है। उसने सोचा कि शायद उससे देखने में कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन दोबारा देखने पर उसे फिर से वही सेंटीपीड दिखा। अब उसे यकीन हो गया था कि ये रियल है। वो सोचने लगा कि क्या ये एक सेंटीपीड जैसा दिखने वाला हेलमिंथ है? नहीं, ये हेलमिंथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये उससे बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये एक इंसेक्ट की तरह है। लेकिन एक इंसेक्ट किसी की बॉडी में कैसे घुस सकता है? इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। क्या ये एक पॉइजनस इंसेक्ट है? इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने का और कोई तरीका नहीं है। ये बंदा एक कर्स में बंधा हुआ है, और अगर इसे डिटॉक्स नहीं मिला तो ये मर जाएगा। हैवी मेटल या रेडियो एक्टिव कोई चीज तो इसकी बॉडी में कंटिन्यूअसली टॉक्सिन बना रही है, और इस केस में वो कोई चीज एक सेंटीपीड है। इतना सोच वोनवा ने एक एक्यूपंक्चर नीडल निकाल ली। वो उस एक्यूपंक्चर नीडल को लॉर्ड यू के गले में लगा देता है। उसके ऐसा करते ही लॉर्ड यू दर्द से चीख पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बेहोश होने लगा। ऐसे ही थोड़ा और टाइम बीत जाता है। लॉर्ड यू अब होश में आने लगा था। उसके पास ही खड़े वोनवा ने कहा कि तुम काफी दर्द में थे, इसलिए मुझे तुम्हें एक्यूपंक्चर से नींद में डालना पड़ा। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। जिस ऑर्गेनाइजेशन की तुम बात कर रहे थे, क्या वो टाइपिंग कल्ट है? लॉर्ड यू उसकी बात सुनकर चौंक गया। वोनवा उसका रिएक्शन देख बोलने लगा कि इसका मतलब मेरी बात सही है। वोनवा मन ही मन सोचने लगा कि अभी येलो टर्बन रिबेलियन होने में 6 साल बचे हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके जैसे मास्टर को भागने पे मजबूर कर सके तो वो पक्का टाइपिंग कल्ट ही होगा। इंपीरियल महल या 10 अटेंडेंट्स इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। दोंगझुओ या युआन शाओ अभी भी काफी वीक है। लुओ ग्वांगजोंग की लिखी हुई रोमांस ऑफ 3 किंगडम्स नॉवल के मुताबिक द येलो टर्बन रिबेलियन के लीडर झांग जियाओ ने टाइपिंग मैजिक बुक से अपनी टाओइज्म अवेकन की थी। उसने इनकैंटेशन आर्ट्स के थ्रू पब्लिक का सेंटिमेंट इकट्ठा किया और टाइपिंग टाओइज्म की शुरुआत की। अगर झांग जियाओ वाकई में इनकैंटेशन आर्ट्स और विचक्राफ्ट में माहिर हो तो वो पॉइजनस इंसेक्ट का यूज कर सकता है, जिसकी बात सिर्फ कहानियों में ही सुनी जाती है। जब से मैंने इस वोनवा की बॉडी में रीइंकारनेशन लिया है, मैं लॉजिकली सोच नहीं पा रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि चीजें कैसे हो रही हैं, या फिर क्या वो वाकई टाइपिंग कल्ट ही है या नहीं। इतना सोचते हुए वोनवा ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लॉर्ड यू से कहा कि टाइपिंग कल्ट से मेरी दुश्मनी है। अब मुझे तुम्हारे जैसे टाइपिंग कल्ट से आए हुए बंदे का क्या करना चाहिए? लॉर्ड यू ने मन ही मन सोचा कि अब मुझसे अगर एक भी गलती हुई तो मेरा खत्म होना तय है। वो वोनवा के आगे झुकते हुए बोलने लगा कि यह सच है कि मैं टाइपिंग कल्ट में था, लेकिन मैं वो सब काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं वहां से भाग निकला। वोनवा ने अभी भी सीरियस होते हुए पूछा कि मैं तुम पे यकीन कैसे करूं? लॉर्ड यू डेस्परेटली बोलने लगा कि मैं सच बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता कि टाइपिंग कल्ट ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज मेरा यकीन करो। इतना कहते हुए वो मन ही मन बोलने लगा कि वोनवा को मारने का और गोचो पे एम्बुश करवाने का ऑर्डर खुद मैंने ही दिया था। ये सारे क्राइम्स मैंने खुद कमिट किए थे। मरना फिजिशियन वोनवा को नहीं, बल्कि मुझे चाहिए। यही काम सही रहेगा।
मेरे पास फिजिशियन वोनवा से खुद की जिंदगी बचाने को बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे किसी ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए जहां मुझे कोई न ढूंढ पाए। मैं अपनी लोनली लाइफ वैसी जगह पे ही खत्म कर दूंगा। मुझे मर जाना चाहिए। लॉर्ड यू ऐसी सारी बातें सोच रहा था, लेकिन तभी वो हंसते हुए मन ही मन बोलने लगा कि मैं भला ऐसा क्यों ही करूंगा। वो ईवल स्माइल देते हुए वोनवा से बोलने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो तो मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। इसके बाद सीन उसी जंगल के किसी दूसरे हिस्से पर शिफ्ट होता है। एक टूटे हुए पेड़ की वजह से रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा था। कुछ लोग आरी और कुल्हाड़ी की मदद से उस पेड़ को काट रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से वोनवा पूछने लगा कि क्या रास्ता ब्लॉक्ड है? ये तो वाकई ट्रबलसम है, क्योंकि यहां से आगे जाने का और कोई रास्ता नहीं है। वहां खड़े लोग भी उसकी बात से अग्री करने लगे, लेकिन मन ही मन वो लोग खुश होते हुए सोच रहे थे कि तो आखिर यही है वो कमीना फिजिशियन वोनहवा। तभी उनमें से एक बंदे ने वोनहवा से पूछा कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? वोनहवा उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगा। फिर उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकालते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि मुझे लोगों की मदद करना पसंद है, लेकिन मेरा टाइपिंग कल्ट के कमीनों की मदद करने का कोई इरादा नहीं है। वो सारे लोग भी वनवा के द्वारा खुद के पकड़े जाने पर चौंक गए। तभी उनके ऊपर के पेड़ से आवाज आने लगती है। ऊपर पेड़ पे वही एनफोर्समेंट्स के लोग छिपे हुए थे। उनमें से एक बंदा वनवा से बोलने लगा कि वो यिंगचुआन प्रोविंस के रूमर्स वाकई सच थे कि तुम काफी चालाक हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें हमारा प्लान कैसे पता चला, लेकिन मुझे तुम्हारा सिर लेना ही होगा। वोनवा भी सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ उन्हें देखने लगा। वो लोग पेड़ से जंप करके जमीन पर लैंड हो गए। वो सब हथियारों के साथ वोनवा के सामने खड़े हो गए। वो आदमी वनवा को चुपचाप मर जाने के लिए बोलने लगा। उसने चिल्लाकर अपने बंदों को ऑर्डर देते हुए कहा कि ये लड़का हमारी टाइपिंग की दूत और फिजिशियन दियोक का जानी दुश्मन है, इसलिए इसे अभी के अभी खत्म कर दो। उसके बंदे भी उसकी बात मानते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे खड़े एक बंदे की पीठ पे तलवार आ लगी। किसी ने उसे पीछे से हमला करके खत्म कर दिया। बाकी के सारे बंदे भी इससे चौंक गए। वो पहले वाला बंदा पीछे मुड़कर पूछने लगा कि तुम कौन हो? तभी सामने वाले बंदे ने उससे कहा कि तुम्हें हर वक्त अपनी पीठ पीछे नजर रखनी चाहिए। इतना कहते हुए लॉर्ड यू ने अपनी हैट निकालकर बताया कि मैं सेकंड क्लास एनफोर्समेंट जूंग हूं। वो बंदा भी उसे गवर्नर जनरल यू कहते हुए चौंक गया। उसे पता नहीं था कि लॉर्ड यू अभी भी जिंदा है। वहीं लॉर्ड यू अपनी तलवार पे लगा खून झटकते हुए वोनहवा से पूछने लगा कि क्या इतना सबूत काफी है? वोनहवा ने कहा कि हाँ, इतना काफी है। इतना बोलते हुए वो तुरंत ही उन बंदों पर पीछे से झपट पड़ा। उसने एक स्लैश मार के सबसे आगे खड़े बंदे को काट दिया। उसे देख वो पहले वाला बंदा भी परेशान हो गया, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। पीछे से लॉर्ड यू ने भी उसके दूसरे बंदे पर हमला कर दिया था। वोनहवा और लॉर्ड यू दोनों तरफ से उन टाइपिंग कल्ट के बंदों पर हमला करने लगे। वो बंदे उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में वोनहवा और लॉर्ड यू ने उन सारे बंदों को खत्म कर दिया। अब सिर्फ उनका लीडर ही बचा हुआ था। वोनहवा और लॉर्ड यू दोनों ने उस पर एक साथ अटैक कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लॉर्ड यू और एक फिजिशियन इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। हमले की वजह से वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो हाथ बढ़ाकर अपनी दूर गिरी तलवार पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसके सामने वोनहवा आ खड़ा हुआ। वोनहवा ने लात मारकर उस तलवार को दूर फेंक दिया। वोनहवा ने उस बंदे को हार मान लेने के लिए कहा। उसने उस बंदे से आगे कहा कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो तो मैं तुम्हें बिना किसी दर्द के मरने दूंगा। पीछे से लॉर्ड यू ने वोनहवा को बताया कि यह बंदा अपना मुंह नहीं खोलेगा। तभी वो बंदा गुस्से से चिल्लाते हुए लॉर्ड यू से बोलने लगा कि कमीने, तूने कल्ट को धोखा दिया है। भले ही प्रेजेंट की जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, पर मौत के बाद सिर्फ शांति और खुशी ही इंतजार करती है। लेकिन तुम्हारे जैसे गद्दार के लिए तो लोहे को भी पिघला दे ऐसा नरक ही इंतजार कर रहा है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। वोनहवा ने उसकी बातें सुन मन ही मन कहा कि ये लोग वाकई टाइपिंग कल्ट के मेंबर्स हैं। अब टर्बुलेंट भरे दिन आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाएंगे। वो अपना सिर खुजाते हुए बोलने लगा कि ये बंदा वाकई में अपना मुंह नहीं खोलेगा, इसलिए इससे गवर्नमेंट ऑफिस ले जाना ही सही रहेगा। लॉर्ड यू अपने हार्ट पे हाथ रखे हुए उसकी बात सुन रहा था। वोनहवा वहां से जाते हुए उससे बोलने लगा कि जल्द ही रात होने वाली है, इसलिए हमें यहां से निकलना होगा। मैं इसे बांधने के लिए रस्सी लेने जा रहा हूं, तब तक तुम इस बंदे को पकड़े रखो। इतना बोलकर वोनहवा वहां से जाने लगा। तभी पीछे खड़े लॉर्ड यू ने अपनी तलवार उठा ली। वो अपनी तलवार से उस बंदे को काट देता है। वोनहवा भी ये देखकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लॉर्ड यू ने ऐसा क्यों किया। लॉर्ड यू भी खुद के किए गए इस काम पर हैरान दिख रहा था। तभी वोनहवा ने अपना एक्सरे विजन ओपन कर दिया। उसने देखा कि वो सेंटीपीड लॉर्ड यू के हार्ट को काफी अग्रेसिवली जकड़े हुए बैठा था। अब उसे लॉर्ड यू की अभी की गई एक्शंस की वजह पता चल चुकी थी। थोड़ी देर बाद हमें रात के वक्त एक ईन का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड यू ये जानकर हैरान हो जाता है कि उसके हार्ट में एक पॉइजनस इंसेक्ट है।
वोनवा उसे बताने लगा कि वो डिटॉक्स मेडिसिन पक्का उस पॉइजनस इंसेक्ट को बर्जर्क हो जाने से सप्रेस करने के लिए होंगी। लॉर्ड यू परेशान होते हुए पूछने लगा कि क्या इसका मतलब वो डिटॉक्स के बिना मर जाएगा। तभी वोनवा ने बताया कि इसका इलाज करने का एक तरीका है। हम तुम्हारी चेस्ट ओपन करके उस पॉइजनस इंसेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। ये सुन लॉर्ड यू हैरान हो गया, लेकिन फिर वो पूछने लगा कि क्या इसके बाद वो आराम से जी पाएगा? क्या उसे इस लंबे वक्त के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा? वो अपने घुटनों पर बैठते हुए वोनवा से खुद को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। उसने कहा कि वो खुद पर किसी भी तरह की सर्जरी करवाने के लिए तैयार है। वो बस जिंदा रहना चाहता है। वो वोनवा से खुद को बचाने के लिए भीख मांगने लगा। वोनवा ने सोचा कि ये सर्जरी इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और सक्सेस होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। इससे मेरी जर्नी में थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन मैं एक पेशेंट को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसने तुरंत ही ओबो और बियॉन को सर्जरी के लिए तैयार होने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद वोनवा सर्जिकल नाइफ लेकर सर्जरी करने के लिए रेडी हो गया। उसने लॉर्ड यू को देखते हुए सोचा कि इस वक्त थोरैकोटॉमी करना मुमकिन नहीं है। मेरे पास अभी लोकल इंसिजन करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्स रे विजन है, इसलिए मैं सी रैम से भी ज्यादा एक्यूरेटली इस सर्जरी को परफॉर्म कर पाऊंगा। वोनवा एक्साइफॉइड के लोअर लेफ्ट पार्ट को कट करने लगा। उसे इस पार्ट को इतना कट करना होगा जिससे उसके अंदर टोंग्स फिट हो सके। उसके कट करते ही लॉर्ड यू के हार्ट से लिपटा सेंटीपीड भी हरकत में आ गया। वोनवा के उसके पास टोंग्स ले जाते ही वो तेजी से मूवमेंट करने लगा। वोनवा ने भी कहा कि तुम बच के नहीं भाग सकते। वो सेंटीपीड अभी भी काफी मूव कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वोनवा ने उसे अपने टोंग्स की मदद से पकड़ ही लिया। उसने खुश होते हुए सोचा कि अब बस इसे बाहर खींचना ही बचा है। वो उसे बाहर खींच ही रहा था कि वो सेंटीपीड अग्रेसिव होते हुए हार्ट की ओर बढ़ने लगा। वोनवा ने भी उसे ऐसा करते देख लिया। वो सेंटीपीड फिर से हार्ट तक पहुंच पाता, इससे पहले ही वोनवा ने उसे मरने का बोलकर बाहर खींच लिया। ओबो और बियॉन भी इतने बड़े इंसेक्ट को देखकर चौंक गए। वोनवा सक्सीड हो चुका था। उसने उस सेंटीपीड को एक तरफ रख दिया। इसके बाद वो लॉर्ड यू के घाव को स्टिच करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने चैन की सांस लेते हुए ओबो और बियॉन के काम की तारीफ की। ओबो और बियॉन किसी इंसान की बॉडी से इतना बड़ा इंसेक्ट निकला देखकर अभी भी हैरान हो रहे थे। वहीं वोनवा अपना मास्क नीचे करते हुए मन ही मन बोलता है कि सर्जरी अच्छे से हो चुकी है। आखिर किसी इंसान की जिंदगी बचाने में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। इसके बाद हमें चेन गुई के अंकल का ह्वांग फैमिली रेजिडेंस दिखाया जाता है। एक बूढ़ा आदमी बेड में लेटे हुए अपने पास बैठे फिजिशियन से पूछ रहा था कि क्या कोई दिक्कत की बात है, क्या इस डिजीज का इलाज करना मुश्किल है। इस बूढ़े आदमी का नाम होता है ह्वांग वान और ये एक ग्रैंड कमांडेंट होता है। ग्रैंड कमांडेंट का ओहदा चांसलर के बराबर ही होता है और वो कंट्री के अक्रॉस सोल्जर्स का इंचार्ज होता है। उनकी बात सुन सामने बैठे इंपीरियल महल के हेड ऑफ कोर्ट फिजिशियन पियोन वोन ने माफी मांगते हुए बताया कि आपको कार्सिनोमा हुआ है। कमांडेंट ह्वांग उसकी बात सुनकर चौंक गया। वो घबराते हुए पियोन से पूछने लगा कि क्या वो इस बारे में श्योर है। पियोन ने बताया कि वो फेयरली सर्टन है। कमांडेंट ह्वांग बोलने लगा कि उसने तो सुना था कि कार्सिनोमा एक इनक्योरेबल डिजीज है। पियोन ने उसे बताया कि अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं तो भी आपके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ही है, उसके आगे की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। कमांडेंट ह्वांग ये सुनकर भौचक्का रह गया। फिजिशियन ने बताया कि वो सिर्फ उनका दर्द कम करके डिजीज की शुरुआत को थोड़ा डिले कर सकता है, वो खुद भी 6 महीने की गारंटी नहीं दे सकता। कमांडेंट ह्वांग खिड़की से बाहर देखते हुए बोलने लगा कि अगर तुम कह रहे हो तो ये बात गलत नहीं हो सकती। तभी पियोन उसे कहने लगा कि मैं आपको गलत उम्मीद देना नहीं चाहता, लेकिन शायद मेरे बड़े भाई यहाँ लोयांग सिटी में आ सकते हैं। ह्वांग ने उसे देख पूछा कि क्या तुम उस डिवाइन हाईली स्किल्ड फिजिशियन की बात कर रहे हो। पियोन ने उसे हाँ में जवाब दिया और बताया कि शायद उसके मेडिकल आर्ट्स की स्किल्स के चलते उसके पास ट्रीटमेंट की कोई अलग मेथड हो सकती है। आगे से ह्वांग ने पूछा कि तो फिर वो कब आ रहा है। पियोन ने बताया कि उसे अपनी भतीजी से पता चला था कि वो जल्द ही आ रहा है। ह्वांग गहरी सांस छोड़ते हुए बोलने लगा कि मुझे उम्मीद है उसे देरी ना हो जाए। ऐसे ही रात बीत जाती है और हमें अगले दिन वहीं इनका सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड यू होश में आ चुका था। वो तुरंत ही बैठते हुए सोचने लगा कि ये कौन सी जगह है। तभी उसे कुछ फील होने लगा। उसे अपने अब तक के किए गए सारे कारनामे याद आने लगे। वो परेशान होते हुए खुद से पूछने लगा कि उसने वो सब क्यों किया। बाहर खड़े वोनवा को भी उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए कमरे में जाकर पूछने लगा कि क्या हुआ। तभी लॉर्ड यू अपने घुटनों पर बैठ गया और वोनवा से खुद को मार डालने के लिए बोलने लगा। वोनवा ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन तभी लॉर्ड यू ने बताया कि उसने वोनवा को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर वोनवा दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि तो इसीलिए मुझे इतना अनईजी फील हो रहा था। वहीं लॉर्ड यू ने आगे बताया कि गोचो पर हमला करने का ऑर्डर भी उसने ही दिया था। यहां तक कि उसने तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए वोनवा का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की थी। वो बोलने लगा कि मैंने काफी सारे गुनाह किए हैं, मैं बेवकूफ हूं,
मुझे माफ कर दो, मुझे मार डालो, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वनवा ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए सोचा कि अगर ये मुझे करना होता तो इसे मार देना या गवर्नमेंट के हवाले कर देना ही सही काम रहता। लेकिन मुझे ये बात परेशान कर रही है कि अगर उन लोगों ने इसके अंदर पॉइजनस इंसेक्ट डालकर उससे ये सब काम करवाया हो तो इस बात का सेंस बनने लगता है। पॉइजनस इंसेक्ट के अग्रेसिव हो जाने की वजह से इसने पहाड़ों में उन हमलावरों को मार डाला था, और अब जबकि पॉइजनस इंसेक्ट निकल चुका है तो इसका बिहेवियर वापस से पहले की तरह हो जाना पूरा सेंस बनाता है। और ऊपर से अगर ये छिपाना चाहता तो वो ऐसे ही मुझे सब कुछ बताकर खुद को मारने के लिए बोलने की जगह यहां से भाग सकता था। इसलिए ये अभी जो बोल रहा है वो वाकई में इसकी सिंसेरिटी है। लेकिन फिर भी मुझे ये बात एक बार श्योर कर लेनी चाहिए। इतना सोच वोनवा ने लॉर्ड यू से पूछा कि क्या ये सब तुमने खुद की मर्जी से किया था? लॉर्ड यू ने झुकते हुए कहा कि ये सब मैंने ही किया था, मुझे माफी के लिए भीख मांगने का भी कोई हक नहीं। सामने से वोनवा ने पूछा कि तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो? लॉर्ड यू बोलने लगा कि मुझे हमेशा ही खुद के किए गए गुनाहों पे रिग्रेट होता है, लेकिन वो छाती में हो रहे दर्द के चलते कम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें सच बताकर खुद को खत्म करने का डिसीजन लिया है। वोनवा ने उसकी बातों से परेशान होते हुए मन ही मन सोचा कि इसने वो सब काम उस पॉइजनस इंसेक्ट की वजह से किए थे, इसलिए सारा दोष उसका भी नहीं है। लेकिन फिर भी इससे उसके किए गए गलत काम सही नहीं हो जाते। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। इतना सोचते हुए वो लॉर्ड यू से बोलने लगा कि मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता। आखिर एक फिजिशियन अपने बचाए हुए पेशेंट को कैसे मार सकता है? इसलिए अब यह तुम पर है कि तुम खुद को गवर्नमेंट के हवाले करना चाहते हो या भाग जाना चाहते हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सही डिसीजन लोगे। इतना बोलकर वोनवा अपने आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ा। ओबो उसे परेशान देख पूछने लगा कि वो ठीक तो है ना? वोनवा ने कहा कि मैं पूरी तरह से रिलीव्ड भी नहीं हूं और ना ही मैं बेचैन हूं। मैंने सही डिसीजन लिया है। लॉर्ड यू हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी अचानक उनकी आगे की झाड़ियों से कोई बाहर निकल आया। वो तीनों ही उसे देखकर चौंक गए। ये लॉर्ड यू होता है जो वोनवा से खुद को अपना गार्ड बना लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वोनवा को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी लॉर्ड यू उसके सामने घुटनों पे बैठ गया और बोलने लगा कि तुमने मेरे जैसे नीच कमीने को एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया है। अपने गुनाहों की भरपाई करने के लिए मुझे आगे से तुमको प्रोटेक्ट करना ही होगा। वोनवा को यह सब नॉनसेंस लग रहा था। लॉर्ड यू ने वोनवा से आगे कहा कि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, इसलिए मैं ये जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डिवोट कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि तुम बहुत ही सॉफ्ट हो। अगर कोई इतना स्किल्ड होने के बाद भी सॉफ्ट हो तो लोग तो उसका फायदा उठाएंगे ही। मेरी की गई हरकतें ही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर कोई इतना सॉफ्ट हो तो वो लोगों के फायदा उठाए जाने से भी मर सकता है। सामने से वनहुआ पूछने लगा कि तो क्या मैं तुम्हें ना मारने का अपना डिसीजन बदल दूं? ओबो और बियॉन भी वनहुआ को होल्ड बैक करने के लिए बोलने लगे। तभी लॉर्ड यू बोलने लगा कि वो वनहुआ की तलवार बनेगा। अगर वनहुआ उसे आग में कूदने को बोले तो भी वो उसमें कूद जाएगा। अगर वनहुआ बोले तो वो तलवार से कटने के लिए भी तैयार है। वनहुआ ने उसे कहा कि वो खुद के हिसाब से जिंदगी जी सकता है। लॉर्ड यू बोलने लगा कि यही उसकी जिंदगी है। वनहुआ भी अब काफी इरिटेट हो चुका था। वो लॉर्ड यू को इग्नोर करके आगे जाते हुए बोलने लगा कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने रास्ते चलते बनो। पीछे बैठे लॉर्ड यू ने भी अपना मन बना लिया था। अगले दिन जब वोनहुआ जंगल में खाना खाने बैठा होता है तब लॉर्ड यू फिर से वहां आकर खुद को गार्ड बनाने की रिक्वेस्ट करने लगा। उसके बाद वाले दिन जब वोनहुआ लंच कर रहा था तब भी लॉर्ड यू वहां वेटर बन के आ पहुंचा। ऐसे ही वो हर रोज कहीं ना कहीं से आकर वोनहुआ से गार्ड बनने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। वोनहुआ भी फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलने लगा कि तुम्हें जो बनना है बनो, चाहे गार्ड बनो या वॉरियर बनो या कुछ और। लॉर्ड यू ने भी उसे सल्यूट करते हुए कहा कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद लॉर्ड यू वोनहुआ के साथ ही उसकी जर्नी पे निकल पड़ा। वो बीच बीच में उसे तीर चलाना भी सीखा रहा था। अब वो लोग काफी हद तक घुल मिल चुके थे। लॉर्ड यू भी हमेशा वोनहुआ को प्रोटेक्ट करने लगा। ऐसे ही आधा महीना और बीत जाता है। फिजिशियन पियोन का बड़ा भाई ह्वांग फैमिली रेजिडेंस पहुंच चुका था। ह्वांग वान उससे पूछने लगा कि क्या उसे वाकई में कैंसर हुआ है। उस डिवाइन फिजिशियन ने उससे माफी मांगते हुए बताया कि उसे वाकई में कैंसर हुआ है। ये सुन ह्वांग ने पूछा कि क्या इसका इलाज करना पॉसिबल है। फिजिशियन ने बताया कि उसने 20 साल तक पूरे रीजन में कैंसर का इलाज ढूंढने की कोशिश करी है, लेकिन वो उसे अब तक नहीं मिला। उसका जवाब सुनकर ह्वांग काफी परेशान हो गया। वो फिजिशियन की अब भी बताई गई बात पर गहराई से सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए बोलने लगा कि उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बॉडी बाहर से इतनी हेल्थी होने के बाद भी उसे इतनी खतरनाक बीमारी हो रखी है। वो फिजिशियन उससे कहने लगा कि वो उसका इलाज करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ह्वांग 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। वहीं उन दोनों के पीछे खड़ी लड़की भी उनकी सारी बातें सुन रही होती हैं। उसने मन ही मन सोचा कि उसके फादर के इतने ग्रेट मेडिकल आर्ट्स के बाद भी ह्वांग सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह पाएगा।
कैंसर वाकई में एक टेरिफाइंग डिजीज है। फादर ने ऐसा बोला है तो वाकई में इसका कोई इलाज नहीं होगा, लेकिन इसीलिए मुझे और मेरे फादर को कैंसर का इलाज ढूंढना ही होगा। ये अभी तो इनक्यूरेबल डिजीज है, लेकिन एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब कैंसर का भी इलाज हो सके। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वोनवा अपने डिसाइपल्स और लॉर्ड यू के साथ लोयांग सिटी पहुंच चुका था। ख्वांग फैमिली रेजिडेंस के आगे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। काफी सारे फिजिशियंस लाइन लगाकर खड़े हुए थे। ओबो और वोनवा भी इतने सारे फिजिशियंस को देखकर सरप्राइज थे। तभी वोनवा को अपने सामने एक बंदा खड़ा दिखा। उस बंदे ने वोनवा को फिजिशियन बुलाते हुए पूछा कि तुम कहाँ से हो। वोनवा ने उसे अपना नाम बताते हुए कहा कि मैं चियाओ काउंटी से आया हूँ। मैं यहाँ पेई नेशन के चांसलर के ऑर्डर्स पे ग्रैंड कमांडेंट की डिजीज चेक करने के लिए आया हूँ। वो बंदा भी उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने भागकर वहां से जाते हुए वोनवा से थोड़ी देर इंतजार करने को बोलकर कहा कि वो उसे जल्द ही एस्कॉर्ट करेगा। थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। बियॉन इतना बड़ा मैंशन देखकर काफी सरप्राइज था। वोनवा ने उसे बताया कि ग्रैंड कमांडेंट के लिए ये आम सी बात है। तभी उसे अपने पीछे से दो बंदों की बातें सुनाई दी। एक बंदा पूछ रहा था कि क्या ये सच है कि ग्रैंड कमांडेंट का इलाज करने पर हमें कम से कम उसकी आधी दौलत मिल जाएगी। दूसरे बंदे ने बताया कि इतना ही नहीं, ऊपर से उन्हें वुहान का महल भी दे दिया जाएगा। अगर वो उसे ठीक कर दे तो वो लोग पैसों के गद्दे पे सो रहे होंगे। उनकी बातें सुनकर वोनवा सोचने लगा कि आखिर इस ग्रैंड कमांडेंट के पास कितना सारा पैसा है। तभी उसे फिर से उन लोगों की बातें सुनाई दी। एक बंदा बोल रहा होता है कि डिवाइन फिजिशियन ने ह्वांग की पल्स चेक की थी, लेकिन उसने बताया कि उसे कैंसर हुआ है। अगर उन्होंने ये डायग्नोज किया है तो ये सच ही होगा। फिजिशियन पियोन ने भी कैंसर ही बोला था। वो दोनों गलत नहीं हो सकते। वोनवा उनकी बातें सुनकर चौंक गया। उसने परेशान होते हुए सोचा कि कमांडेंट ह्वांग की उम्र 50 साल से ज्यादा है, इसलिए ये पॉसिबल तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये पता लगाना है कि ये किस तरह का कैंसर है और ये किस डिजीज स्टेज में है। तभी वहां बैठे दोनों फिजिशियंस उठ खड़े हुए। वो कैंसर की बात जानकर कुछ ना कुछ बहाना बनाते हुए वहां से निकलने लगे। ओबो और बियॉन भी उनकी बात से घबराते हुए बोलने लगे कि कैंसर तो एक इनक्यूरेबल डिजीज है। वोनवा ने उन दोनों से कहा कि अभी तक हमने पेशेंट को देखा भी नहीं है, इसलिए हमें रेकलेसली कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तभी किसी ने आवाज लगाकर चियाओ काउंटी के फिजिशियन वोनवा को अंदर आने के लिए कहा। वोनवा ने डिटर्मिनेशन के साथ अंदर जाते हुए अपने डिसाइपल्स से कहा कि उन्हें अपने पेशेंट पर आखिरी वक्त तक गिव अप नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वोनवा घर के अंदर पहुंच गया। वहां खड़े गार्ड्स अनाउंस करते हुए बोलने लगे कि चियाओ काउंटी से पेई नेशन के चांसलर के ऑर्डर पे फिजिशियन वोनवा आ चुके हैं। वोनवा अंदर जाकर ह्वांग को ग्रीट करने लगा। ह्वांग ने उसे देख सोचा कि ये तो काफी यंग दिख रहा है। उसने वोनवा से पूछा कि क्या तुम्हें चेन गुई ने भेजा है? क्या तुम पेई नेशन के हेड कोर्ट फिजिशियन हो? वोनवा ने अपना प्लैक दिखाते हुए बताया कि वो एक इंस्पेक्टर है और यहाँ मेडिकल ऑफिसर्स को सुपरवाइज करने आया है। ह्वांग भी ये देखकर सोचने लगा कि चेन गुई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी को भी इंस्पेक्टर प्लाक ऐसे ही दे दे। उसने वोनवा को खुद को चेक करने की परमिशन दे दी। वहीं फिजिशियन पियोन और उसका बड़ा भाई वोनवा की आइडेंटिटी सुनकर हैरान थे। वो बातें करने लगे कि ये तो वही हाईली स्किल्ड फिजिशियन है जिसने टेटनस, एंट्रिक डिजीज और सिफिलिस का इलाज किया था। पीछे खड़ी वो लड़की भी उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई। इस लड़की का नाम पियोन सियोन होता है और ये उस डिवाइन फिजिशियन की बेटी होती है। वो हैरान होकर सोच रही थी कि वोनवा उसकी ही उम्र का होने के बाद भी इतना स्किलफुल कैसे हो सकता है। वहीं वोनवा कमांडेंट ह्वांग की पल्स चेक करने लगा। उसने कंक्लूड किया कि जो हुक्ड पल्स है वो फुल पल्स के ऊपर होती है और जिस हिसाब से इसकी पल्स धड़क रही है ये पक्का पेट से रिलेटेड कोई बीमारी है। इतना सोचते हुए वोनवा ने अपना एक्सरे विजन ओपन कर दिया। उसने देखा कि गैस्ट्रिक एंट्रम में 5 ट्यूमर हो चुके थे। ये तो कम से कम दूसरे स्टेज का गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा है। वोनवा ने सोचा कि उसे थोड़ा मैग्नीफाई करके देखना होगा ताकि वो इस बात पे स्वर हो सके। उसके कोशिश करने पर एक्सरे विजन ने उस एरिया को मैग्नीफाई कर दिया। उसे देख वोनवा ने मन ही मन कहा कि यह राहत की बात है कि ट्यूमर ने अब तक सीरोसाल लेयर को अफेक्ट नहीं किया। अगर ये लिम्फ नोड्स तक स्प्रेड हो जाता तो काफी दिक्कत हो सकती थी। ऊपर से ये ट्यूमर सिर्फ गैस्ट्रिक एंट्रम के नजदीक ही इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मुझे बाकी के बॉडी पार्ट्स को छेड़ना नहीं पड़ेगा। क्या मुझे पाइलोरस भी रिमूव करना होगा? मैं सब टोटल रिसेक्शन परफॉर्म करके निचला हिस्सा अलग कर सकता हूँ। मुझे इसे कीमोथेरेपी के साथ किस तरह कंबाइन करना चाहिए? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी ह्वांग ने उससे उसका कंक्लूजन पूछा। वोनवा उसे बताने लगा कि आपको रिसेंटली वॉमिटिंग और पेट दर्द हुआ होगा, आपका वजन भी काफी कम हो गया होगा और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आपको अपने पेट के निचले और ऊपर के हिस्से में तेज दर्द फील होता होगा। मुझे पक्का यकीन है कि आपको पेट में कैंसर हुआ है। ह्वांग ने गहरी सांस छोड़ते हुए बताया कि सब लोग यही कहते हैं कि यह कैंसर है और इसे क्योर नहीं किया जा सकता। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब तक सारे फिजिशियंस ने उसे कैंसर डायग्नोज किया था, लेकिन कोई भी मेरे सिम्टम्स जान नहीं पाया था। क्या ये लड़का वाकई में पेई नेशन का हाईली स्किल्ड फिजिशियन है?
इतना सोचते हुए उसने वोनवा से पूछा कि क्या इसका इलाज किया जा सकता है। वोनवा ने बताया कि वो पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन ये पॉसिबल तो है। उसकी बात सुन वो दोनों फिजिशियंस और सियोन चौंक जाते हैं। हुआंग भी उसे डेस्परेटली पकड़ते हुए पूछने लगा कि क्या ये सही में पॉसिबल है? तुम मेरा इलाज कैसे करोगे? वोनवा ने उससे माफी मांगते हुए बताया कि इसके लिए मेरी मेथड में आपका पेट खोलकर कैंसर लगे हिस्से को रिमूव करना होगा। सब लोग ये बात सुनकर चौंक गए। हुआंग के भी उसकी बात सुनकर हाथ कांपने लगे। वो उसे गुस्से से पूछने लगा कि क्या तुम पागल हो? तुम मेरा पेट खोलना चाहते हो? कोई अपना पेट खुलवाने के बाद जिंदा कैसे रह सकता है? वोनवा ने उससे माफी मांगी और बताया कि मेरे पास स्किल्स की कमी के चलते इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपसे ये बात इसलिए बोली क्योंकि इस बीमारी को ठीक करने का इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। थोड़ी देर बाद वनवा मैंशन से बाहर निकल आया। ओबो और बियॉन उससे पूछने लगे कि क्या सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि उन्हें बाहर खड़े हुए भी हुआंग की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वोनवा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि उसका इस तरह से रिएक्ट करना नॉर्मल है। अगर उसे कोई हाल ही का मिला बच्चा ये कहेगा कि मैं आपका पेट खोलूंगा, तो क्या कोई भी उसकी बात मानेगा? ये एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पेशेंट की इजाजत। इसीलिए मेडिकल आर्ट्स इतना मुश्किल है। तभी पीछे से लॉर्ड यू ने कहा कि वो उससे कुछ कहना चाहता है। उसने बताया कि उसने सुना था एक चू दियोक नाम का वेयर हाउस कीपर एंट्रिक डिजीज से सफर कर रहा है। वो कीपर बोलता है कि उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। ये तुम्हारे पहले इलाज किए गए एंट्रिक डिजीज के पेशेंट से सिमिलर है, इसलिए तुम इसका भी इलाज कर ही पाओगे। अगर तुम उसका इलाज कर दो तो क्या कमांडेंट हुआंग अपने आप कन्विंस नहीं हो जाएंगे? वनवा उसकी बात सुन उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने लॉर्ड यू की चेस्ट पे फिस्ट बम्प करते हुए कहा कि इस जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन आगे से कभी मुझे पेशेंट्स के थ्रू नेगोशिएशन करने का आइडिया सजेस्ट मत करना। इतना कहकर उसने आगे बढ़ते हुए ओबो और बियोन को एक पेशेंट का इलाज करने के लिए चलने को बोला। लॉर्ड यू भी उसे देखकर मुस्कुरा उठा। उसने कहा कि इसके इसी नोबल कैरेक्टर की वजह से मेरे जैसा कमीना भी बदल चुका है। इतना बोलते हुए वो आगे जा रहे वोनहुआ को फॉलो करने लगा। वहीं हमें हुआंग फैमिली रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। फिजिशियन पियोन और उसका बड़ा भाई दोनों कमांडेंट हुआंग के सामने खड़े थे। हुआंग ने उस डिवाइन फिजिशियन से पूछा कि उसका वोनहुआ के बताए गए इलाज पर क्या ख्याल है। उस फिजिशियन ने झुकते हुए बताया कि बीमारी की जड़ को ही रिमूव कर देना एक इंट्यूटिव और लॉजिकल अप्रोच है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे इलाज के बारे में नहीं सुना जिसमें इलाज करने के लिए सीधा पेट को ही खोल दिया जाए। हुआंग भी उसकी बात सुन परेशान होते हुए सोच में पड़ गया। फिर उसने उस फिजिशियन से आगे पूछा कि क्या तुम उस फिजिशियन को ऑब्जर्व कर सकते हो जब वो मेरा पेट खोल रहा हो? वो फिजिशियन उसकी बात सुनकर चौंक गया। फिर वो सोचते हुए कुछ बोलने लगा। इसके बाद हमें एक साथ दो सीन दिखाए जाते हैं। एक और वोनहुआ ओबो से पूछ रहा था कि वो इतना हिचकिचा क्यों रहा है अगर तुम पेट को खोलोगे तो। एक तरफ फिजिशियन बोलता है कि ऐसा करने के बाद किसी को बचाया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर वोनहुआ ओबो से बोलता है कि वो किसी की जिंदगी बचा पाएगा। तभी एक सर्वेंट ने कमरे में एंटर होते हुए हुआंग को कुछ इन्फॉर्मेशन दी। हुआंग ये सुनकर चौंक गया कि चू दियोक को एंट्रिक डिजीज हुई है और उसने फिजिशियन वोनहुआ से खुद का इलाज करने की रिक्वेस्ट की है। हुआंग पूछने लगा कि क्या वोनहुआ वाकई में चू दियोक का पेट खोलने वाला है? सामने खड़े सर्वेंट ने उसे हाँ में जवाब दिया और आगे बताया कि चू दियोक वैसे भी मरने ही वाला था, इसलिए अगर वोनहुआ के पास उसे बचाने का कोई तरीका हो तो वो उसे आजमाने के लिए तैयार हो गया। हुआंग भी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। तभी वो फिजिशियन पूछने लगा कि क्या फिजिशियन वोनहुआ ने अभी इलाज की शुरुआत कर दी है? उस सर्वेंट ने बताया कि उसने सुना था इलाज अगले दिन शुरू होगा। वोनहुआ ने चू दियोक से फास्ट करने को कहा है और अगले दिन सुबह वो उसका इलाज करेगा। हुआंग उसकी बात सुन मन ही मन सोचने लगा कि वैसे भी वो मरने ही वाला है। इतना सोच उसने सर्वेंट से पूछा कि अभी वोनहुआ कहाँ है, मुझे उससे अभी मिलना है। थोड़ी देर बाद हमें हुआंग फैमिली रेसिडेंस की आउटबिल्डिंग दिखाई जाती है। एक कमरे में बैठा वोनहुआ कमांडेंट हुआंग को ऑपरेशन की पूरी प्रोसीजर समझाता है। हुआंग उसकी बात सुन बोलने लगा कि ये तो काफी डेंजरस लगता है। वोनहुआ ने बताया कि ये डेंजरस तो है। तभी पास बैठा वो फिजिशियन सोचने लगा कि ये डेंजरस से भी ज्यादा बड़ी चीज है। सिर्फ पेट खोलना ही काफी आउटरेजस है, लेकिन ये तो इंटरनल ऑर्गन्स को कट करके अफेक्टेड एरिया को रिमूव करने की बात कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि ये कैसे पेट खोलकर इंटरनल ऑर्गन्स को ट्रीट करेगा और कैसे ये पेट को सिलकर एक इंसान की जान बचाएगा। तभी हुआंग ने वोनहुआ से कहा कि मुझे तुम्हारी सर्जरी खुद से देखनी होगी। वो ब्रैड चू दियोक मेरे लिए फैमिली जैसा है और काफी इंपॉर्टेंट इंसान है, इसलिए मेरा इस सर्जरी को देखना स्वाभाविक है। तभी वोनहुआ ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि वो सर्जरी रूम में एंटर नहीं हो सकता। उसकी बात सुन हुआंग गुस्से से भर जाता है। वो टेबल पर अपने हाथ पछाड़ते हुए वोनहुआ से पूछता है कि कमीने, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम मुझे डिसोबे कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं? वोनहुआ गहरी सांस छोड़ते हुए सोचने लगा कि भले ही सर्जरी कितनी भी सिंपल हो, लेकिन मुझे हमेशा इन्फेक्शन से केयरफुल रहना चाहिए।
अब तक किसी पेशेंट्स को इन्फेक्शंस इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैंने फेथफुली बेयर मिनिमम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स को फॉलो किया था। लेकिन उसके बाद भी ये मेरी किस्मत ही नहीं बल्कि एक चमत्कार है। मैं ऑटोक्लेव के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकता। हमारे पास तो पोविडॉन आयोडाइन जैसा बेसिक डिसइंफेक्टेंट भी नहीं है। मैं कपड़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूं और वो है बॉइलिंग वाटर स्टेरिलाइजेशन। और ऐसे हालातों में मैं इन्फेक्शन होने के ज्यादा कारण बढ़ने नहीं दे सकता। उसने ह्वांग से माफी मांगते हुए कहा कि आप अभी के लिए इस सर्जरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ह्वांग गुस्सा होते हुए उससे इसकी वजह पूछने लगा। तभी वोनवा ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पेशेंट को खतरा हो सकता है। ह्वांग उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। पास ही बैठा फिजिशियन पूछने लगा कि क्या ह्वांग के ज्वाइन करने से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वनवा ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि सिर्फ ह्वांग ही नहीं बल्कि अगर कोई भी बिना प्रिपरेशंस के सर्जरी ज्वाइन करे तो पेशेंट को खतरा हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से समझदारी की रिक्वेस्ट करता हूं। आखिर एक फिजिशियन के लिए पेशेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। डिवाइन फिजिशियन और ह्वांग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। तभी वो फिजिशियन पूछने लगा कि मैंने अभी सुना तुमने कुछ प्रिपरेशंस की बात कही थी, तो क्या प्रिपरेशंस किए हुए लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वनवा ने उसे हाँ में जवाब दिया। फिजिशियन उसका जवाब सुनकर खुद के आने की बात कर ही रहा था कि वोनवा ने उसे मना कर दिया। उसने बताया कि वो बंदा कमांडेंट ह्वांग का करीबी है, इसलिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ज्वाइन करने का कोई कारण नहीं है। उसकी बात सुन फिजिशियन उससे रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन वोनवा ने उसे मना कर दिया। पीछे खड़ी उस फिजिशियन की बेटी भी वोनवा की बात सुनकर चिढ़ चुकी थी। वोनवा ने आगे बताया कि सर्जरी में सिर्फ मेरे डिसाइपल्स और कमांडेंट ह्वांग ही ज्वाइन कर सकते हैं। तभी वो फिजिशियन वोनवा का हाथ पकड़ते हुए उसे डेस्परेटली बोलने लगा कि मैं समझ सकता हूं कि फिजिशियंस अपनी सीक्रेट टेक्निक्स लोगों को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मुझे या मेरी बेटी को ज्वाइन करने दीजिए। तभी पीछे खड़ी सियोन ने चिल्लाते हुए अपने फादर से यह सब बंद करने को कहा। वो गुस्से से भरते हुए बोलने लगी कि मुझे नहीं पता इसकी स्किल्स कितनी एक्सेलेंट है, लेकिन एक फिजिशियन के तौर पे इसका माइंडसेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं जब से छोटी थी तब से मुझे सिखाया गया था कि फिजिशियंस को लोगों की जिंदगी बचाने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मेरे फादर ने कभी भी सीखने आए लोगों से अपना नॉलेज शेयर करने से इनकार नहीं किया। लेकिन जैसे ये फिजिशियन वोनहुआ अपनी सीक्रेट टेक्निक्स को छिपाने की कोशिश कर रहा है, ये उन शोहरत के पीछे भागने वाले लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। तुम्हारी स्किल्स एक्सेलेंट हो सकती है, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे फिजिशियन का प्रैक्टिस किया जाने वाला मेडिकल आर्ट्स देखने की कोई इच्छा नहीं है। वोनफा उसे देख मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि ये तो काफी ईमानदार है। इसका एक फिजिशियन के तौर पे माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि मुझे भी लगता है ये सही है। डिवाइन फिजिशियन ने वाकई उसे अच्छे से बड़ा किया है। मेरी कही गई बातों से गलतफहमी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कोई गलत हो तो ये एक ऐसी इंसान है जिसमें उसे गलत कहने की हिम्मत है। वहीं वो डिवाइन फिजिशियन सियोन को समझाने की कोशिश कर रहा था। वोनहवा भी सोचने लगा कि ये लड़की तो काफी गर्म मिजाज की है। उसने सियोन को अपनी बात समझाते हुए कहा कि ये कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है, क्योंकि सर्जरी एकदम सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैं एरोगेंट हूं, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जो करने जा रहा हूं वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम लोग सिर्फ मुझे फॉलो करने की कोशिश करते हुए कर सको। लेकिन तुम लोग फिर भी मुझे फॉलो करने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम लोग फिजिशियंस हो। ऐसा करने से गलती होने के चांस रहते हैं। तुम लोग बिना सब कुछ प्रॉपरली जाने पेशेंट्स पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, और इससे किसी की जान पे बन आ सकती है। जिन फिजिशियंस ने मुझे सर्जरीज करते देखा था उन्होंने ऐसी गलतियां की हुई है, इसलिए मैं श्योर नहीं हो सकता कि तुम लोग वो गलतियां नहीं करोगे। क्योंकि अगर फिजिशियन को मेडिकल आर्ट सीखना हो तो उसे प्रैक्टिस करनी होगी। सियोन उसकी बात सुन मन ही मन बोलने लगी कि मैं ये बात मानती हूं कि हमें पेशेंट्स पे ऑपरेट करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडीज इससे यूज टू हो सके, लेकिन क्या इसकी ट्रीटमेंट उस लेवल की है जहां कोई भी उसे फॉलो ही ना कर पाए। तभी वोनहुआ ने उनसे कहा कि मैं तुम लोगों को एक शर्त पे ज्वाइन करने दे सकता हूं। मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक हमारी किस्मत जुड़ी हुई है और तुम मेरा मेडिकल आर्ट्स सीख रहे हो, तब तक तुम कभी भी फ्यूचर में देखी जाने वाली सर्जरी परफॉर्म नहीं करोगे। डिवाइन फिजिशियन उसकी कही गई बात सोचने लगता है। उसने वोनहुआ की बात मानते हुए कहा कि मैं इसे पेपर पे लिखकर देने को भी तैयार हूं। सियोन भी उसकी बात मान गई। थोड़ी देर बाद सियोन अपने सामने हो रही सर्जरी देखकर हैरान हुई खड़ी थी। वो मन ही मन बोलने लगी कि मैं बेवकूफ थी। ये फिजिशियन वोनहुआ तो वाकई में एक गॉडली फिजिशियन है। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। वोनहुआ और उसके दोनों डिसाइपल्स सर्जरी करने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वो डिवाइन फिजिशियन और सियोन प्रिपेयर होकर आ पहुंचे। वोनहुआ ने उनसे कुछ प्रिपरेशंस करने को बोला था, जैसे कि स्टेरिलाइज्ड कॉटन के कपड़े पहनना, पेशेंट से 1.5 मीटर दूर रहना, मास्क पहनना, बातें ना करना, ज्यादा हलचल ना करना और सांसें जेंटल तरीके से लेना। सियोन बोलने लगी कि ये लास्ट में जो प्रिपरेशन कही वो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया।
वनहुआ ने सीरियस होते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है तुम लोग हर हाल में इन रूल्स को फॉलो करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें सर्जरी के बीच में ही बाहर निकाल दूंगा। डिवाइन फिजिशियन ने अपना मास्क सेट करते हुए बताया कि वो उसकी बात समझ चुका है। उसने रेडी हो रहे वनहुआ को देखकर सोचा कि ये एक एरोगेंट ब्रैट है, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस भी काफी आउटस्टैंडिंग है। मैं हर चीज ध्यान से देखूंगा, लेकिन अगर इसकी अब तक की गई बातें सिर्फ बातें ही निकली तो मैं ऐसे ही बैठा नहीं रहूंगा। उसके पास अपनी बातों का समर्थन करने की स्किल्स भी होनी चाहिए। तभी वनहुआ ने पीछे खड़े उन तीनों से कहा कि अब वो सर्जरी शुरू करने जा रहा है। इसके बाद उसने तुरंत ही अपनी एक्यूपंक्चर नीडल निकाल ली। वो तेजी से छूदियों के पूरे शरीर पे एक्यूपंक्चर नीडल्स लगाने लगा। डिवाइन फिजिशियन को समझ नहीं आ रहा था कि ये वनहुआ किस तरह के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का यूज कर रहा है। वहीं सियोन भी वनहुआ की इतनी तेज और एक्यूरेट मेथड देखकर सरप्राइज्ड थी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वनहुआ करना क्या चाहता है। तभी वनहुआ ने अपने डिसाइपल से स्कैल्पल मांगा। फिर उसने ओबो से सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर सेट करने को बोला, क्योंकि वो कट लगाने जा रहा है। ओबो भी उसके कहे मुताबिक करने लगा। इसके बाद वनहुआ ने पेट पर कट लगाना शुरू कर दिया। उसने बियोन से कट को चौड़ा करने को और ओबो को सोल्डरिंग आयरन की मदद से ब्लीडिंग रोकने को कहा। वो दोनों भी उसके कहे मुताबिक किए जा रहे थे। वहीं वो डिवाइन फिजिशियन ये देखकर हैरान था कि वनहुआ एकदम एक्यूरेट गहराई तक ही कट लगा रहा था। अगर कट थोड़ा भी गहरा लगता तो उसके इंटेस्टाइन्स कट सकते थे। इसने इतनी तो कितनी ट्रीटमेंट्स की होंगी जो ये इतना आसानी से कट कर पा रहा है। वहीं सियोन भी देख रही थी कि कैसे वनहुआ कट करने के साथ ही पेट को सोल्डरिंग आयरन की मदद से बर्न करके ब्लीडिंग रोक रहा था। वो ऐसी मेथड देखकर हैरान थी। तभी वनहुआ ने अपना एक्सरे विजन ओपन कर दिया। उसे राहत हुई कि सूजन सिर्फ अपेंडिक्स में ही हुई थी। इसके लिए बस इतना कट लगाना इनफ रहेगा। इतना सोचते हुए वो उस अपेंडिक्स को पकड़ने लगा। उस डिवाइन फिजिशियन ने मन ही मन सोचा कि तो यही एंट्रिक डिजीज की मेन वजह है। मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि ये कितना सुजा हुआ है। पास खड़ी सियोन भी सोचने लगी कि क्या अब वनहुआ इंटेस्टाइन्स को सील रहा है। उन्हें वनहुआ की स्किल्स वाकई अस्टॉनिशिंग लग रही थी। कमांडेंट हुआंग सोचने लगा कि ये बिना इंटेस्टाइन्स को छुए कट करने वाली टेक्निक तो मिलिट्री एडवाइजरी ग्रुप में से भी कोई फॉलो नहीं कर सकता। यहां तक कि दशकों से लोगों को टॉर्चर करते आ रहे लोग भी बिना बंधे को मारे ये काम नहीं कर सकते। वो गहराई से कुछ सोचने लगा। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए सोचा कि शायद वनहुआ इसे ठीक कर सकता है। तभी वनहुआ ने वो सूझा हुआ अपेंडिक्स साइड में रख दिया। उसने बताया कि एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। तभी उसने ओबो को आवाज लगाते हुए कहा कि अब इसके टांके तुम लगाओगे। ओबो भी अचानक ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। वो पूछने लगा कि क्या ये मुझे करना होगा। सामने से वनहुआ ने पूछा कि क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। तभी ओबो ने अपना मन बना लिया और वनहुआ को बताया कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। इतना बोल वो स्टिचिंग करने के लिए रेडी हो गया। वनहुआ ने उसकी तारीफ की और फिर एक सिजर बियॉन की ओर बढ़ाते हुए कहा कि स्टिचिंग के बाद थ्रेड तुम काटोगे। बियॉन ने भी उसकी बात मानते हुए मन ही मन सोचा कि अब तक ये काम सिर्फ सीनियर ब्रदर ओबो को ही मिलता था। वहीं सियोन ये देखकर दंग रह जाती है कि वनहुआ अपने इतने यंग डिसाइपल्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो आंखों में काफी उम्मीद लिए वनहुआ के काम को देख रही थी। वो मन ही मन बोलने लगी कि मैं भी इस तरह सर्जरी में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। पीछे खड़ा डिवाइन फिजिशियन भी उसे ही देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि मैं सियोन की फीलिंग्स समझ सकता हूँ। आखिर कौन सा फिजिशियन होगा जो वनहुआ की सर्जरी देखने के बाद उससे सीखना ना चाहे। यहां तक कि मैं भी इसे सीखना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद ओबो और बियॉन ने खुश होते हुए कहा कि उन्होंने अपना काम निपटा दिया है। वनहुआ भी मुस्कुराते हुए उनके काम की तारीफ करने लगा। इसके बाद उसने उन्हें फिनिश अप करके पेशेंट को मूव करने को कहा। ओबो और बियॉन भी उसकी बात मान गए। तभी सामने खड़े हुआंग ने पूछा कि क्या यह सर्जरी नाम की चीज कंप्लीट हो चुकी है। क्या चूदियोग जी पाएगा। वनहुआ ने बताया कि ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन सर्जरी तो काफी अच्छे से हो चुकी है। अगर हम 3 से 4 दिनों तक प्रोग्रेस को देखें तो वो फुली रिकवर हो जाना चाहिए। आगे से हुआंग ने पूछा कि तो क्या तुम मुझे भी बचा पाओगे। वनहुआ ने उसे बताया कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सर्जरी काफी मुश्किल है, जिसकी कंपैरिजन इस एंट्रिक डिजीज सर्जरी से भी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो मैं भी आपकी उम्मीदें बर्बाद नहीं जाने दूंगा। हुआंग उसकी बात गहराई से सोचने लगा। फिर उसने अपना मन बनाते हुए वनहुआ से कहा कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। फिर हमें कुछ वक्त बाद हुआंग फैमिली रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। वनहुआ और डिवाइन फिजिशियन दवाई बनाते हुए मेडिकल आर्ट्स की बातें करने लगे थे। हुआंग भी उनकी बनाई हुई दवाई पी लेता है। वनहुआ ओबो और बियॉन को भी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के बारे में सिखाने लगता है, लेकिन उन दोनों को इतने सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स याद करना काफी मुश्किल हो रहा था। सियोन भी बाहर खड़ी उन्हें ही देख रही होती है। उसका भी ये सारा नॉलेज सीखने का काफी मन था। तभी उसे पीछे से डिवाइन फिजिशियन ने आवाज लगाई।
उन्होंने सियोन से कहा कि मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक फिजिशियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सदाचार, दूसरे नंबर पे आता है माइंडसेट। मैंने तुम्हें तीसरी चीज कौन सी सिखाई थी? सियोन ने जवाब देते हुए बताया कि तीसरी चीज है पेशेंट्स को बचाने की स्किल्स। डिवाइन फिजिशियन ने कहा कि तुम्हारा जवाब सही है। तो फिर तुम ये जानने के बाद भी इतनी क्यों हिचकिचा रही हो? तुम जो चाहो उस पाथ को फॉलो कर सकती हो। सियोन भी उनकी बात मानते हुए खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद सीन उसी आउटर बिल्डिंग पे शिफ्ट होता है। वनहुआ कमांडेंट हुआन को एक जार देते हुए कहता है कि प्लीज इसे पी लीजिए, इससे आप जल्द ही नींद में चले जाएंगे। हुआंग थोड़ा घबराते हुए पूछने लगा कि लेकिन क्या मैं वापस उठ पाऊंगा? वोनवा ने उसे निश्चिंत होकर अच्छा सपना देखने के लिए कहा। उसने मुस्कुराते हुए बताया कि आपको मुझ पर गुस्सा आएगा जब मैं आपको इतने अच्छे सपने से उठाऊंगा। हुआंग भी उसकी बात सुनकर हंसने लगा। थोड़ी देर बाद वोनवा और उसके दोनों डिसाइपल सर्जरी करने के लिए रेडी हो गए। वोनवा ने अपना सर्जिकल नाइफ उठाते हुए कहा कि अब वो शुरू करने जा रहा है। इतना कहकर वो हुआंग के पेट पर कट लगाने लगा। उसने अंदर देखते हुए सोचा कि ये मैंने जैसा एक्सरे विजन से देखा था वैसा ही है। मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ब्लीडिंग को रोकना ही होगा। वो इतना सोच ही रहा था कि उसने कुछ नोटिस किया। वो हुआंग को चेक करते हुए सोचने लगा कि अचानक से इसकी सांसें धीमी क्यों पड़ रही है। वो उसका हार्ट चेक करने लगा। वो ये जानकर चौंक गया कि हुआंग को कार्डियक अरेस्ट आ चुका था। ओबो और बियोन भी ये देखकर चौंक गए। डिवाइन फिजिशियन और सियोन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वोनहुआ जल्दी से हुआन को सीपीआर देने लगा। वो ऐसी ट्रैजिक चीज होने पर काफी परेशान हो गया। वो हुआन को सीपीआर दिए जा रहा था। पीछे खड़ा डिवाइन सर्जन सोचने लगा कि आखिर यहां चल क्या रहा है। तभी ओबो ने बताया कि पल्स वापस चालू हो चुकी है। वोनहुआ ने यह सुनकर चैन की सांस ली। उसने ओबो से सोल्डरिंग आयरन तैयार करने को कहा। वहीं सियोन और वो डिवाइन फिजिशियन अभी भी हैरान बैठे उसे ही देख रहे थे। वोनहुआ ने एक वाइड इंसिजन किया और मन ही मन सोचा कि अगर मैं सिर्फ कैंसर के पास वाला एरिया ही कट करूं और अगर मेटास्टेसिस हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने ध्यान से पेट का 2/3 हिस्सा काट दिया और सोचा कि मुझे ऑर्गन ज्यादा से ज्यादा बचाना होगा। वो तीनों ही पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सर्जरी परफॉर्म करने लगे। थोड़ी देर बाद वोनहुआ ने राहत की सांस ली क्योंकि अफेक्टेड एरिया सेफली रिमूव हो चुका था। अब सिर्फ उसका सराउंडिंग एरिया ही बचा है। कैंसर ने सीरस लेयर को इन्फिल्ट्रेट नहीं किया था, लेकिन लिम्फ नोड्स के काफी हिस्से इससे इन्फेक्टेड हो चुके थे। ये डिसाइड करना मुश्किल है कि मेटास्टेसिस हुआ है या नहीं, लेकिन अभी के लिए तो मुझे सारे इन्फेक्ट हो चुके लिम्फ नोड्स को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्रिक कैंसर के केस में कैंसर आराम से लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्रेड हो सकता है। मुझे ये काम आराम से करते हुए वेगस नर्व को जितना ज्यादा हो सके उतना बचाना होगा। वो सबको ध्यान से देखने को बोलते हुए बताने लगा कि ये इंटरनल ऑर्गन्स का एनास्टोमोसिस है। स्टमक की वॉल बाकी के ऑर्गन्स के मुकाबले ज्यादा मोटी होती है और वो काफी इलास्टिक भी होती है। ओबो और बियोन भी उसकी बात समझते हुए हाँ में जवाब देते हैं। वहीं पीछे खड़ी सियोन ने हैरान होकर सोचा कि ये तो वाकई में गॉडली फिजिशियन है। ऐसे ही रात हो जाती है। कमांडेंट हुआंग की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी। तभी हुआंग होश में आने लगा। उसके पास ही खड़े वोनहुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या आपको अच्छी नींद आई? हुआंग हंसते हुए उसे ब्रैट कहकर बोलने लगा कि मुझे तो लगा था मैं हेबाई वुचांग को देख रहा हूं। तभी अचानक उसे अपने पेट में काफी दर्द होने लगा। वोनहुआ ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ते हुए घाव को छूने से मना किया। उसने हुआंग को बताया कि आपका पेट खोलकर वापस से सील दिया गया है, इसलिए अभी आपको पूरी तरह से बेड रेस्ट ही करना होगा। अभी आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन आपको ये सहना होगा। साथ ही आपको अपने खाने की चीजों पे भी ध्यान रखना होगा और लगन से एक्सरसाइज करनी होगी। हुआंग ने दर्द झेलते हुए कहा कि वैसे भी ये काफी पेनफुल है, इससे ज्यादा और कितना ही खराब हो सकता है। वोनवा ने मन ही मन सोचा कि स्टेज 2 का गैस्ट्रिक कैंसर दोबारा होने के चांस तकरीबन 20 से 30% होते हैं और मैं इसे एडिशनल कीमोथेरेपी भी नहीं दे सकता, इसलिए मुझे कॉन्स्टेंटली इसका रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करना होगा। इतना सोच वोनवा ने हुआन को बताया कि मैं अगले कुछ महीनों तक आपकी देखभाल करूंगा और हर 3 महीनों में थरोली एग्जामिन करूंगा। अगले 2 साल के लिए हर 3 महीने में, और उसके बाद 3 साल तक हर 5 महीने में। और अगर अगले 5 साल आपके सेफली निकल गए तो आप हेवंस की मर्सी एंजॉय करेंगे। हुआन उसकी बात सुन हंसने लगा। वो जोर जोर से हंसे जा रहा था। तभी उसे पेट में दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी उसने हंसना जारी रखा, जिससे उससे फिर से पेट में दर्द होने लगा। वोनहुआ ने परेशान होते हुए उसे काम डाउन होने को कहा। हुआंग बोलने लगा कि ऐसा एक भी फिजिशियन नहीं था जो मेरा इलाज कर सके। यहां तक कि पियोन और डिवाइन फिजिशियन ने भी बोल दिया था कि मेरी लिमिट सिर्फ 6 महीने ही है। लेकिन तुम मेरा इलाज करने के बाद भी इसे हेवंस की मर्सी बोल रहे हो, तो क्या मुझे इस पर हंसी नहीं आएगी? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि फ्यूचर में दौलत और शोहरत तुम्हारे साथ रहेगी। तभी वोनवा उसे अपोलोजाइज करते हुए कुछ बोलने लगा। उसने बताया कि किसी भी तरह की दौलत और शोहरत हेवंस की तरफ से दी गई जिंदगी से ऊपर नहीं है, इसलिए मेरा मन आगे भी पेशेंट्स को बचाते रहने का ही है। मुझे उम्मीद है कि आप इस छोटे आदमी की ये छोटी रिक्वेस्ट ग्रांट करेंगे और गुस्सा नहीं होंगे।
तो अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। वांग उसे रुकने को बोलकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वोनहुआ उसे आराम करने को बोलकर वहां से निकल गया। वांग को समझ नहीं आया कि वोनहुआ ने ऐसे बिहेव क्यों किया। इसके बाद हमें हुआ फैमिली का लोयांग सिटी वाला घर दिखाया जाता है। वांग साम वोनहुआ को देखकर काफी खुश हो गया। वोनहुआ भी घर में आते हुए उसे मुस्कुराकर ग्रीट करने लगा। उसकी आवाज सुन वाबोक भी खुश होते हुए बाहर निकल आया। वो वोनहुआ से बातें करते हुए उसे अंदर ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों चाय पी रहे होते हैं। वोनहुआ ने वाबोक से अपनी माँ की हालत के बारे में पूछा। वाबोक ने मैडम हुआ को याद करते हुए बताया कि वो एकदम बढ़िया है और उन्होंने तो सारे रिश्तेदारों को बुलाकर दावत भी दी थी। वोनहुआ को भी ये जानकर काफी राहत हुई। इसके बाद वाबुक ने पूछा कि क्या तुमने हिज मैजेस्टी चांसलर के अंकल जो कि क्रिटिकल कंडीशन में थे उनका इलाज कर दिया। वोनहुआ ने आराम से अपनी चाय पीते हुए बताया कि उनको कैंसर हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली सर्जरी अच्छे से हो गई। अभी के लिए मैं उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा। वाबो कैंसर के इलाज की बात सुनकर भौचक्का रह गया। फिर उसने वोनहुआ से पूछा कि मैंने सुना है कमांडेंट हुआंग अपना फेवर और दुश्मनी पूरी तरह से चुकाता है। उन्होंने तुम्हें भी कोई बड़ा रिवॉर्ड दिया होगा, राइट? आगे से वोनहुआ ने बताया कि हाँ, वो मुझे हिज मैजेस्टी द एम्परर से इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। वाबोक उसकी बात पर हंसते हुए बोलने लगा कि तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। वहीं वोनहुआ मन ही मन सोच रहा था कि जल्द ही वॉर शुरू होने वाला है। क्या मैं पागल हूं जो रॉयल पैलेस जैसी खतरनाक जगह में एंटर होऊंगा? वो अपना कप रखते हुए वाबोक से कुछ कहने लगा। उसने वाबोक से कहा कि अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी हो तो आपको लोयांग सिटी से जितना हो सके उतनी दूर की जगह पे अपॉइंट हो जाना चाहिए। है नाम या इल्नाम काफी अच्छी चॉइस रहेगी। आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसे चेंज करना काफी मुश्किल होगा। आपको इसे हर हाल में अवॉइड करना होगा। वाबोक ने उसकी बात सुन सीरियस होकर सोचा कि जिस हिसाब से वोनहुआ मुझे वार्न कर रहा है, इसे पक्का ऐसी कोई बात पता है जो मुझे नहीं पता, ऐसी कोई बात जिसे वो डिटेल में बता नहीं सकता। वोनहुआ ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि आपको ऐसा करना ही होगा। वाबोक ने भी उसकी बात मान ली और उसे चिंता ना करने को कहा। वोनहुआ को भी उसकी बात सुनकर राहत हुई और उसने मन ही मन कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से कोई बड़ा बोझ उतर चुका है। येलो टर्बन रिबेलियन के दौरान काफी हलचल मचेगी। ऐसे में मैं बड़े भाई को रॉयल पैलेस में रुकने नहीं दे सकता। इतना सोच उसने खड़े होते हुए कहा कि अब मैं यहां से निकल रहा हूं। वाबोक ने भी उसे यहां आते रहने के लिए बोला। वोनहुआ ने वहां से निकलते हुए मन ही मन कहा कि जैसे ही कमांडेंट हुआन की हालत ठीक हो जाएगी, मैं रॉयल पैलेस से जितना हो सके उतना दूर रहूंगा। अगर मैं उसके आसपास भी रहा तो वॉर की चिंगारियां मुझ पर भी उड़ेगी। तभी वो थोड़ी देर रुककर सोचने लगा कि लेकिन मुझे ये कुछ अनईजी फीलिंग क्यों आ रही है। वहीं किसी अनजान जगह पे दो अनजान लोग बातें कर रहे थे कि हम फिजिशियन वोनहुआ को ऐसे नहीं रहने दे सकते। फिर सीन हुआंग फैमिली रेजिडेंस पे शिफ्ट होता है। वोनहुआ वापस से वहां पहुंच चुका था। ओबो ने वोनहुआ को बताया कि डिवाइन फिजिशियन ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। उसकी बात सुन वोनहुआ डिवाइन फिजिशियन के कमरे की ओर जाते हुए गहरी सांस छोड़कर बोलने लगा कि मैं एक अजीब सपने की वजह से ढंग से सो भी नहीं पाया और अब मैं थका हुआ हूं। उसने अंगड़ाई लेते हुए सोचा कि आखिर डिवाइन फिजिशियन को मुझसे क्या काम होगा। थोड़ी देर में ही वो उस कमरे के आगे पहुंच गया। तभी उसे अंदर से डिवाइन फिजिशियन की किसी के साथ बात करने की आवाज सुनाई दी। वो बातें कर रहे थे कि हम फिजिशियन वोनहुआ को ऐसे नहीं रहने दे सकते। वोनहुआ ये सुन सोचने लगा कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा कि क्या आपको मुझसे कुछ काम था। उसे देख वो दोनों ही फिजिशियंस तुरंत ही उसे वेलकम करने लगे। वो दोनों बोलने लगे कि हम कब से सोच रहे थे कि ये बात सही रहेगी कि नहीं, लेकिन अब हमने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है। वोनहुआ को उनका ऐसा बर्ताव देखकर थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। तभी उस डिवाइन फिजिशियन ने कहा कि अब से दुनिया तुम्हें हुआतुओ नाम से बुलाएगी। वोनहुआ उसकी बात सुनकर भौचक्का रह गया। वो सोचने लगा कि क्या ये वही लेजेंडरी हुआतुओ की बात हो रही है। उसने परेशान होते हुए मन ही मन सोचा कि मैंने भी कुछ हद तक इस बात को नोटिस कर ही लिया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हकीकत में मैं ही हुआतुओ हूं। मेरा नाम वोनहुआ इससे मैच करता है, लेकिन मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही है। और ऊपर से मुझे तो विदेश से पढ़ाई करके घर आते वक्त माउंटेन बैंडिट से मार दिया जाने वाला था। लेकिन अगर मुझे हिस्ट्री ठीक से याद है तो इस जनरेशन का हुआतुओ उस काओ काओ के द्वारा मार दिया गया था। लेकिन मैं इन्हें भी चुप नहीं करवा सकता। मैं जितने ज्यादा लोगों को इलाज करूंगा उतने ही ज्यादा लोग मुझे हुआतुओ नाम से बुलाएंगे, लेकिन मैं लोगों का इलाज करना भी नहीं छोड़ सकता। इतना सोच उसने अपने पाथ पर भरोसा रखने का डिसीजन लिया। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों फिजिशियंस को थैंक यू कहा और बताया कि मैं ये टाइटल डिजर्व नहीं करता, इसलिए प्लीज इसे वापस ले लीजिए। वो दोनों फिजिशियन भी उसकी बात से हैरान थे। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वोनहुआ गहरी सांस छोड़ते हुए बेड पर बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे नहीं पता कि मैं वाकई में हुआतुओ हूं या नहीं, लेकिन टर्ब्यूलेंट भरे वक्त में मुझे भी काफी दिक्कत होंगी।
लेकिन क्या मेरी जिंदगी वाकई में थ्री किंगडम्स के इरा के हुआतुओं के तौर पे लिखी जाएगी? असली हुआतुओं तो येलो टर्बन रिबेलियन के वक्त अराउंड 40 साल का था, लेकिन मैं तो अभी मुश्किल से 16 साल का ही हूं। वोन्हवा इरिटेट होते हुए सोचने लगा कि ये मैटर बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। वोन्हवा ने उसे अंदर आने को कहा। यह सियोन होती है। उसने कमरे में एंटर होकर वोन्हवा से कहा कि क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? वोन्हवा उसके लिए चाय निकालने के लिए खड़ा हो गया। तभी पीछे से सियोन उससे अपनी पहले की गई बदतमीजी के लिए माफी मांगने लगी। वोन्हवा को भी उस दिन की बात याद आ गई। उसने सियोन से कहा कि ऐसी गलतियां तो होती रहती है। तभी सियोन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने डिटर्मिनेशन के साथ वोन्हवा से कहा कि प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, मैं डेस्परेटली आपका मेडिकल आर्ट सीखना चाहती हूँ। वो झुकते हुए वोन्हवा से रिक्वेस्ट करने लगी। वोन्हवा ने मन ही मन कहा कि हर फिजिशियन ऐसा ही करना चाहेगा। इतना सोच वो सियोन को खड़े होने के लिए बोलने लगा, लेकिन सियोन ने कहा कि मैं तभी खड़ी होंगी जब आप मुझे डिसाइपल के तौर पे रख लें। वोन्हवा ने भी उसकी जिद देखकर गहरी सांस छोड़ी। उसने सियोन से कहा कि ऐसे जिद करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। अगर तुम सिर्फ मुझसे डिमांड ही करती रहोगी तो मैं भी क्या ही करूंगा। सियोन ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि मैं थोड़ा जल्दबाजी में थी। तभी वोन्हवा ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम्हारा माइंडसेट काफी अनऑर्डिनरी है, क्योंकि एक फिजिशियन बनने की शुरुआत माइंडसेट से ही होती है। वैसे क्या तुमने अपने फादर से परमिशन ले ली है? तभी पीछे से डिवाइन फिजिशियन ने दरवाजा खोलते हुए कहा कि हाँ, मैंने इजाजत दे दी है। सियोन के लिए मेरी जगह तुमसे सीखना ज्यादा बेटर रहेगा। वो मेरी बेटी है, लेकिन वो वाकई में एक स्मार्ट लड़की है। हुआतुओ, प्लीज सियोन को अपना डिसाइपल बना लो। मैं तुमसे ये फेवर मांग रहा हूँ हुआतुओ। वोन्हवा भी बार बार खुद को हुआतुओ बुलाए जाने पर इरिटेट हो चुका था। उसने उन्हें बैठकर बात करने को कहा। थोड़ी देर बाद वो उनसे बोलने लगा कि मेरा डिसाइपल बनने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। डिवाइन फिजिशियन ने पूछा कि कैसी बातें? वोन्हवा ने बताया कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं कोई ट्यूशन फी नहीं लूंगा। मैं ओबो और बियॉन से भी पैसे नहीं लेता, इसलिए यही फेयर होगा। लेकिन बदले में मैं तुम्हें काफी सारे काम करने को बोलूंगा। सबसे बेसिक चीज होगी दवाई बनाना, और साथ ही तुम्हें मेडिकल टूल्स को भी साफ और डिसइंफेक्ट करना होगा। तुम्हें हर छोटे से छोटा काम करना पड़ेगा, भले ही तुम्हारा स्टेटस चाहे कैसा भी हो। और तुम मेडिकल आर्ट्स के साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी सीखोगे, क्योंकि बिना स्टैमिना के तुम पेशेंट्स का इलाज नहीं कर पाओगे। और सबसे जरूरी बात की, मैं तुम्हें यह सब बहुत ही स्ट्रिक्टली सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपने सिखाए गए काम में गलती करने पर बहुत ही बुरी डांट भी लगाऊंगा। इतनी बुरी डांट कि तुम मुझसे सीखने से ज्यादा मरना पसंद करोगे। तो अगर थोड़े शब्दों में कहा जाए तो मैं तुमसे इतनी मेहनत करवाऊंगा कि सुबह स्टूल करते वक्त भी तुम्हें खून ही निकलेगा। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी कि मैंने टेलीग्राम पे भी अपना चैनल ओपन कर दिया है। आप में से काफी सारे लोगों को 1 घंटे के पार्ट के लिए 4 दिन इंतजार करना कुछ ज्यादा ही लंबा लगता है, और आप कुछ रीजंस के चलते मेंबरशिप नहीं ले पा रहे। इसलिए मैं आपसे 1 घंटे की वीडियो अपलोड करने से 1 से 2 दिन पहले टेलीग्राम पर उसका एक छोटा सा पार्ट दे दिया करूंगा, ताकि आपका भी इस मानहवा में मन बना रहे। बाकी डेली पार्ट्स के लिए मेंबरशिप तो है ही, साथ ही मैंने टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया है, तो अगर एनिमे और मानहवा वगैरह के बारे में बातें करनी है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।